ये कहानी वैंग जियाओ नाम के एक बंदे की जो कि एक नंबर का लूजर होता है, लेकिन उसे एक दिन नदी के अंदर सुपर क्यूब मिल जाता है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और आगे उसका सामना कुछ ऐसे बंदों से होता है जो कि मैजिक का यूज कर सकते थे और उन लोगों ने उसकी बचपन की फ्रेंड याओ को किडनैप कर दिया होता है। तो उन लोगों ने याओ को क्यों किडनैप किया है और जियाओ उन बंदों का कैसे सामना करता है, चलिए ये देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अचानक से एक कार के सामने आके वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हमें एक शिन याओ नाम के लड़के को दिखाया जाता है जिसे उसी बंदे का कॉल आता है। वो याओ से कहता है कि वो लोग आ रहे हैं, तुरंत भागो। तभी याओ देखते है कि उसके आसपास का एरिया पूरी तरीके से डार्क हो चुका है और उसे पकड़ने के लिए यहाँ पर कुछ लोग आए होते हैं। वो बंदा याओ को कॉल पे इंस्ट्रक्शन देता है, उसके हिसाब से वो एक कमरे में आ जाती है। जैसे ही वो लोग यहाँ पर याओ को पकड़ने के लिए आ जाते हैं, वो बंदा यहाँ पर आके याओ को यहाँ से ले जाता है, पर उसका मोबाइल यहाँ पर गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अब इस बंदे के भी पीछे पड़ गए होते हैं। ये बंदा याओ को यहाँ पर एक बैरियर में सेव कर देता है। फिर उसके बाद इन लोगों की अच्छी सी कुटाई करने लगता है। फाइट करते करते ये लोग हवा में आ जाते हैं। यहाँ पर काफी सारे बंदे मिलके इस बंदे को बिल्डिंग में फेंक देते हैं, पर इस बंदे को इससे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद हमें उन लोगों के लीडर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में होता है। वो इस बंदे के ऊपर एक बिल्डिंग फेंक के मारता है, लेकिन ये बंदा अपनी पावर का यूज करके इस बिल्डिंग को क्यूब शेप में बदल के लीडर पे ही अटैक करने लगता है और उसको खत्म कर देता है। यहाँ पर अभी बस एक आखिरी बंदा बच गया होता है जो कि गन से शूट करता है, पर कुछ भी नहीं होता। ये बंदा उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। ये बंदा अपनी पावर का यूज करके इसको भी रिवर में गिरा देता है। इसके बाद हम देखते कि शायद से ये बंदा समय को पीछे कर देता है। वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ इस बार एंडिंग अलग हो। इसके बाद हमें काफी सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक क्लब के अंदर हम याओ को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ ये लकड़ी वाला गेम खेल रही होती है जिसमें वो हार गई होती है और उसे पनिशमेंट में अपना एक ट्रूथ बताना होता है कि वो किस पर्सन को पसंद करती है। यहाँ पर हम हमारे मेन कैरेक्टर जियाओ को भी देखते हैं जो कि याओ का बचपन का फ्रेंड होता है और उसे बचपन से ही उस पे क्रश है, लेकिन अभी तक उसने याओ को इसके बारे में बताया नहीं होता। याओ को अभी अपना ट्रूथ बताना होता है। वो सबसे कहती है कि क्या मुझे बताना ही होगा? सभी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम्हें बताना ही होगा। याओ बताती है कि मैं याओ को पसंद करती हूँ। ये सुन के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि याओ के सभी क्लास की गॉडेस मानते हैं और हमारा लोंडा भी ये सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। सबको लग रहा होता है कि शायद याओ मजाक कर रही है, लेकिन वो आगे कहती है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं एलिमेंट्री स्कूल से ही जियाओ को पसंद करती हूँ। ये सुन के जियाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। जिस कॉलेज में याओ और जियाओ पढ़ते हैं उसी कॉलेज के एक नॉर्थ सिटी गैंग जियाओ को पीट रहे होते हैं क्योंकि इनका ये लीडर सुनजुन भी याओ के पीछे पड़ा हुआ है। और जैसे ही इनको पता चला है कि जियाओ याओ को पसंद करता है, ये लोग उसकी यहाँ पर पिटाई कर रहे हैं। तभी यह जियाओ के मोबाइल पर याओ का वीडियो कॉल आ जाता है। सुनजुन उसे जियाओ की कुटाई दिखा रहा होता है। याओ उसे कह रही होती है कि जियाओ को कुछ भी मत करो। जियाओ चिल्ला के इनसे कहता है कि याओ को इन सब में इन्वॉल्व मत करो, ये सब हमारे बीच में है। ये सुन के एक बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो जियाओ को और भी ज्यादा पीटने लगता है। सुनजुन कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा सोचा भी कैसे कि तुम जैसा कोई याओ के लिए काबिल हो सकता है। जियाओ को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम जैसा कचरा कभी भी याओ के लिए काबिल नहीं हो सकता। जियाओ अपने सर से इस बंदे के सर को टक्कर मारता है और नीचे गिरने लगता है। ये देख के सभी थोड़े से पैनिक हो जाते हैं क्योंकि ये लोग जियाओ को यहाँ पर बस पीटने के लिए ही आए थे। सुनजुन कहता है कि बेवकूफो, तुमने उसे ऐसे गिरने कैसे दिया? एक बंदा कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, वो अपने आप से ही नीचे गिर गया। याओ भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाती है। जियाओ या अपने मन में कहता है कि अगर मैं अपने प्यार को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो मेरे जिंदा रहने का कोई भी मतलब नहीं है। जियाओ को अपने एक बचपन के इंसिडेंट की याद आती है जहाँ पर ऐसे ही वो एक फाइट करके भागा था। तभी याओ ने उसके इंजरी पे बैंडेज लगाया था। यहाँ प्रेजेंट में जियाओ को पानी के अंदर एक ग्लोइंग क्यूब दिखता है। वो उसको उठा लेता है पर वो क्यूब उसके बॉडी के अंदर घुस जाता है। जियाओ को कुछ अलग सा ही महसूस होने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। जियाओ बहुत ही तेजी से इस क्यूब के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ अंदर आने के बाद जियाओ कहने लगता है कि मैं मर तो नहीं गया, आखिर मैं कहाँ पर आ चुका हूँ? क्या किसी एलियन ने मुझे किडनैप कर लिया है? तभी सिस्टम से आवाज आती है कि होस्ट, आप मेरे सेंटर के आसपास के 15 मीटर के एरिया में एक टेलीपोर्ट रेडियस को ड्रॉ करके टेलीपोर्ट हो सकते हैं। हम देखते हैं कि जियाओ गलती से यहाँ पर हवा में टेलीपोर्ट हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि अब वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन वो देखता है कि अभी वो हवा में फ्लोट कर पा रहा है। जियाओ नीचे देखता है कि सुनजुन और उसके गैंग काफी ज्यादा पैनिक में है और वो उसको ढूंढ रहे हैं। तब जियाओ यहाँ से भी टेलीपोर्ट हो जाता है। या सुनजुन सबसे कह रहा होता है कि क्या तुम लोगों ने कुछ आवाज सुनी? ये लोग कह रहे होते हैं कि लगता है बॉस डर की वजह से आपको वहम होने लगे हैं। सुनजुन से कहता है कि चुप रहो और उसको ढूंढो। या शाओ अपने क्लासरूम में टेलीपोर्ट हो गया होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो कहता है कि क्या ये कोई सुपर पावर है? सिस्टम कहता है कि होस्ट, आपने लगातार टेलीपोर्टेशन को यूज किया है,
ये सुन के जो कहता है कि मेरे सर से अचानक से ये आवाज क्या आ रही है। सिस्टम कहता है कि मैं आपके सर में नहीं बल्कि आपके बॉडी में हूँ। ये सुन के शाओ फिर से थोड़ा सा पैनिक सा हो जाता है। तभी सिस्टम कहता है कि होस्ट यहाँ पर कोई आ रहा है। बाहर हम देखते कि एक स्टाफ मेंबर यहाँ पर आ जाता है, पर हम देखते कि जाओ यहाँ से भी टेलीपोर्ट हो चुका था। स्टाफ मेंबर को यहाँ बस थोड़ा सा पानी गिरा हुआ दिखता है। यह जाओ अपने अपार्टमेंट में आ चुका होता है। उसे याओ का कॉल आता है। जाओ कॉल को उठा लेता है। हम देखते कि याओ जाओ के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता में थी, पर अभी जाओ ठीक है ये जान के उसे बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है। आगे थोड़ी देर बाद ये क्यूब फिर से ग्लो होने लगता है और जाओ फिर से इसके अंदर टेलीपोर्ट होने लगता है। जाओ पूछता है कि मैं फिर से स्पेस में क्यों आया हूँ और ये होस्ट क्या है। क्यूब जाओ को बताता है कि मैंने आपके फिजिक्स के साथ परफेक्ट कनेक्शन बना लिया है। आप मेरे मास्टर हैं और अभी आप इस अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम होराड्रिक क्यूब के यूजर हैं। जाओ पूछता है कि ये प्लेस क्या है। क्यूब बताता है कि माइक्रोस्कोपिक फिजिकल वर्ल्ड में मेरा अपीयरेंस एक 3 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन इसके अंदर एक पोर्टेबल स्पेस है। तभी जाओ हवा में फ्लोट होने लगता है। वो क्यूब से कहता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। क्यूब कहता है कि आपकी विश को फुलफिल करने के लिए और आपको इस दुनिया का किंग बनाने के लिए। आगे जाओ एक टेरेस पे टेलीपोर्ट हो जाता है। वो क्यूब से कहता है कि मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करने दो। क्यूब कहता है कि मास्टर बची हुई एनर्जी लगभग खत्म सी हो चुकी है, इस वजह से अभी के लिए 1 मिनट के इंटरवल के बाद ही आप टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं। ये सुनकर जाओ समझ जाता है कि अगर उसे जरूरत ना हो तो उसे टेलीपोर्टेशन का यूज नहीं करना चाहिए। आगे जाओ क्यूब से पूछता है कि वो एग्जैक्ट लोकेशन में कैसे टेलीपोर्ट कर सकता है। क्यूब बताता है कि माइक्रोवेव रेडिएशन से सेंस करके आप 50 मीटर के एरिया के अंदर के हर एक चीज को देख सकते हैं। माइक्रोवेव रेडिएशन से देखने के लिए आपको अपने आंखों का नहीं कोर का यूज करना होगा। जाओ इसे ट्राई करता है और वो इसका यूज करके अपने आसपास की 15 मीटर के एरिया के अंदर सब कुछ देख पा रहा होता है। आगे जाओ अचानक से ही क्यूब के अंदर आ जाता है। क्यूब उसे बताता है कि अगर आप अपनी सेंसरी एबिलिटी और टेलीपोर्टेशन को लगातार ही यूज करते रहेंगे तो ये आपकी बहुत ही ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा। बिगिनर होने के नाते अब तक आप सब कुछ सही कर रहे हैं। यह जाओ बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है और वो बेहोश हो जाता है। आगे क्यूब जाओ को अपने रूम में ले आ जाता है। थोड़ी देर के बाद जाओ उठ जाता है। वो क्यूब से कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर लाया है ना। क्यूब कहता है कि हाँ मास्टर, आपको रेस्ट करने की जरूरत है। जाओ को इस बार क्यूब का आवाज अपने साइड में से आया होता है। वो देखता है कि क्यूब उसके साइड में ही है। जाओ उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। क्यूब बताता है कि मास्टर, अगर मैं आपके बॉडी में रहता हूँ तो लगातार आपकी एनर्जी को कंज्यूम करता रहूंगा। अगर आप मर गए तो मैं भी गायब हो जाऊंगा। जब आप बहुत ही ज्यादा कमजोर होंगे तब आपके बॉडी से बाहर रहना ही बेस्ट चॉइस होगी। जाओ कहता है कि क्या मैं अब एक सुपरमैन हूँ। क्यूब कहता है कि हाँ मास्टर। जाओ पूछता है कि तुमने कहा था तुम एक सुपर सिस्टम हो, तुम्हारा क्रिएटर कौन है। लेकिन क्यूब बताता है कि मास्टर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। आगे जाओ होराड्रिक क्यूब के बारे में इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा होता है, पर उसे वहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसके बाद याओ को याओ का मैसेज आता है कि तुम आज रेस्ट कर लेना, हम कल साथ में लंच करेंगे। ये देख के जाओ बहुत ही ज्यादा खुश और शर्मा जाता है। तभी उसे सुनजुन और उसकी गैंग की याद आती है। जाओ कहता है कि अब से मैं उन कमीनों को याओ को परेशान नहीं करने दूंगा। जाओ क्यूब से पूछता है कि मैं इस सुपर पावर का यूज करके और स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता हूँ। क्यूब बताता है कि ये सिस्टम ऑटोमेटिक अपग्रेड फंक्शन के साथ आता है। अगर आप एनर्जी ऑफ को एब्सॉर्ब करते हो तो आपकी पावर बढ़ जाएगी और इसका फंक्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। सिंपली कहा जाए तो एक स्पेसिफिक टाइप की स्टोन जिसे जेम्स कहा जाता है आपको उनकी जरूरत होगी। एग्जाम्पल के लिए क्यूब जियो को उसके घर में रखे हुए क्रिस्मेटिक और उसकी मॉम के डायमंड रिंग को दिखाता है। जियो कहता है कि उनकी कीमत तो बहुत ही ज्यादा है। क्यूब बताता है कि लेकिन उनमें से किसी से भी एनर्जी रिस्पॉन्ड नहीं हो रही है। तभी क्यूब को एक जेम डिटेक्ट होता है। वो जियो को बताता है कि गार्डन में एक जेम है। ये दोनों तुरंत गार्डन में आ जाते हैं। जियो फिर से क्यूब को पूछता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। क्यूब बताता है कि आपकी विश को फुलफिल करने के लिए और आपको इस दुनिया का किंग बनाने के लिए। जियो कहता है कि उसे ये सब कुछ नहीं चाहिए, उसे तो बस याओ को प्रोटेक्ट करना है। क्यूब कहता है कि मास्टर, आप जितना समझते हैं ये दुनिया उतनी सिंपल नहीं है। अगर आपको शिन याओ को उन लोगों से प्रोटेक्ट करना है तो आपको अनबीटेबल पावर को हासिल करना ही होगा। आगे क्यूब माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करके जियो को जेम ढूंढने को कहता है। जियो जेम को ढूंढने लगता है और उसे मिल भी जाता है। जियो कहता है कि ये तो एक नॉर्मल सा स्टोन दिख रहा है। क्यूब बताता है कि हाँ यकीनन ये बस एक बेसिक जेम है, इसे अपग्रेड करने के लिए यूज किया जा सकता है। जियो कहता है कि इसके साथ आखिर करना क्या है। क्यूब बताता है कि इसे स्पेस के अंदर डिवोरिंग माउथ में डालना है। आगे जियो स्पेस के अंदर आ जाता है या वो क्यूब को ये जेम खिला देता है और थोड़ी देर बाद जियो को सेंस होने लगता है कि उसकी पावर बढ़ चुकी है। क्यूब बताता है कि ये जेम बेसिक लो क्वालिटी का था, इससे आपकी स्ट्रेंथ के 2 पॉइंट्स और इंश्योरेंस के 1 पॉइंट बढ़ चुका है। साथ ही इससे आपकी कॉम्बैक्ट पावर इनहेंस हो चुकी है। अगले दिन हम जियो को स्कूल में देखते हैं जहाँ उसके और याओ में थोड़ी बहुत नॉर्मल सी बातें चल रही होती है। तब यहाँ पे सुनजुन और उसकी गैंग आ जाती है। वो यहाँ पे जियो के लिए ही आए होते हैं।
है। या जियाओ क्यूब से पूछता है कि क्या मैं इन सबको हरा सकता हूँ। क्यूब कहता है कि हाँ मास्टर, उनमें से हर किसी की कॉम्बैक्ट पावर 5 की है और आपकी कॉम्बैक्ट पावर 22 की है। सुनजुन जियाओ के पास आ रहा होता है, तभी याओ उसे कहती है कि यहाँ से निकल जाओ। जियाओ याओ को शांत करता है और कहता है कि मैं इसे संभाल लूंगा। सुनजुन सीधा ही जियाओ के कॉलर को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि आखिर तो अपने आप को समझ के आ रहा है। तभी जियाओ गुस्से से उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अगर तूने फिर से हमारे क्लासरूम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो तेरे साथ अगर कुछ हो जाएगा तो इसका इल्जाम मुझ पे ना लगाना, ठीक है। सुनजुन या जियाओ से अपने हाथ को छुड़ा नहीं पा रहा होता। वो अपने मन में कहता है कि आखिरकार इसके पास इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई। तभी यहाँ पर टीचर आ जाते हैं और इनको झगड़ा करने से रोकते हैं। सुनजुन जियाओ से कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि याओ इन सब में पड़े तो शाम को 5 बजे अकेले नॉर्थ सिटी बास्केटबॉल कोर्ट में आ जाना। इतना कह के सुनजुन यहाँ से निकल जाता है। याओ जियाओ से पूछते है कि सुनजुन ने उसे क्या कहा। वो कहता है कि कुछ नहीं, उसने कहा कि वो अब से हमें परेशान नहीं करने वाला। आगे हमें सुनजुन को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जियाओ की ग्रिप की वजह से उसका हाथ सूज गया होता है। सुनजुन कहता है कि इसके लिए मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है। वो कहता है कि बॉस, आपने जैसा ऑर्डर दिया था वैसे सब तैयारी हो चुकी है। आगे शाम को जियाओ नॉर्थ सिटी बास्केटबॉल कोर्ट में आ जाता है। हम देखते हैं कि सुनजुन ने या जियाओ की पिटाई करने का प्लान बना दिया होता है। क्यूब जियाओ को बताता है कि मास्टर, आपके आसपास 13 एनिमीज है। जियाओ पूछता है कि मेरे जीतने के कितने चांसेस है। क्यूब बताता है कि 20%। ये सुन के जियाओ थोड़ा सा पैनिक सा हो जाता है। आगे सुनजुन जियाओ से कहता है कि अगर तुम शिन याओ का पीछा करना बंद करते हो और अभी झुक के मेरे सामने माफी मांगते हो। लेकिन तभी जियाओ सुनजुन की बात काटते हुए उसे कहता है कि किसने सोचा होगा कि नॉर्थ सिटी के इतने पॉपुलर बॉस के पास इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो 1-on-1 फाइट करे। ये सुन के सुनजुन समझ जाता है कि जियाओ उसे उकसा रहा है। तभी जियाओ कहता है कि सुबह मैंने तुम पे रहम दिखाया था, लेकिन अब मैं वैसा कुछ भी नहीं करने वाला। ये सुन के सुनजुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जियाओ से लड़ने का सोच लेता है। लेकिन तभी इनके गैंग का एक टकला जिसका नाम वो क्वेंग है वो आगे आ जाता है और वो सुनजुन से कहता है कि बॉस, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसको संभाल लूंगा। बाकी के सभी गैंग मेंबर्स टकले को चेयर अप कर रहे होते हैं कि जाओ और इस जियाओ को खत्म कर दो। जियाओ क्यूब से पूछता है कि इस टकले की कॉम्बैक्ट पावर क्या है। क्यूब बताता है कि उसकी पावर 10 है। ये सुन के जियाओ खुश हो जाता है। टकला पहले जियाओ पे बास्केटबॉल को फेंकता है पर जियाओ उसको डॉज कर देता है। इसके तुरंत बाद टकला जियाओ को पंच करने के लिए आ जाता है पर जियाओ उसको डॉज कर देता है। आगे टकला जियाओ पे लगातार काफी सारे पंचेस करता रहता है पर जियाओ उसके सारे ही अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते कि याओ को जियाओ की चिंता हो रही होती है। वो उसे कॉल करती है पर जियाओ को कॉल लगी नहीं रहा होता। यहाँ पर ये टकला जियाओ पे अटैक कर करके काफी ज्यादा थक गया होता है पर वो जियाओ पे एक भी ब्लो लैंड नहीं कर पाया था। क्यूब जियाओ को बताता है कि मास्टर, अभी इसने ऑलरेडी अपने आधी एनर्जी को यूज कर दिया है। राइट मोमेंट का वेट कीजिए और इसे एक घातक ब्लो दीजिए। यहाँ सुनजुन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि जियाओ इतना फ्लेक्सिबल कैसे है। सुनजुन टकले को कहता है कि टकले, उसके ट्रैप में मत फंस और उसे 1 ब्लो मार के खत्म कर दे। जियाओ टकले से कहता है कि चल टकले आजा। टकला भाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जियाओ पे काफी सारे अटैक करने लगता है। थोड़े से अटैक को डॉज करने के बाद जियाओ टकले के पैर को पकड़ लेता है और इसके बाद जियाओ टकले के मुंह पे एक जोरदार पंच जड़ देता है और बाद में उसे पकड़ के पटक देता है। ये देख के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये लोग कह रहे होते कि क्वेंग कैसे हार गया। जियाओ सुनजुन से कहता है कि तेरा चमचा तो गया, अब अगली बारी तेरी है। सुनजुन हंस रहा होता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसे बहुतों को देखा है, लेकिन आखिर में वो सभी नॉर्थ सिटी गैंग से कुचले गए। जियाओ समझ जाता है कि ये सभी अब उस पे एक साथ अटैक करने वाले हैं। वो क्यूब से पूछता है कि अभी मेरे जीतने के कितने चांसेस हैं। क्यूब बताता है कि अगर टकले को हटाया जाए तो नॉर्थ सिटी गैंग से जीतने के आपके -30% चांसेस हैं। सुनजुन जियाओ से लड़ने के लिए अपने बंदों को भेजता है। इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ जियाओ बहुत अच्छी फाइट कर रहा होता है लेकिन उसे भी थोड़े बहुत हिट लग रहे होते हैं। एक बंदा पीछे से जियाओ को किक मारता है। उसे लग रहा होता है कि ऐसा करने के बाद वो तो कुंफू का मास्टर ही बन चुका है, लेकिन आगे जियाओ इसके अंडों को फोड़ देता है जिससे इसकी हालत टाइट हो जाती है। आगे जियाओ इसको अपने पैर से ही उड़ा देता है। इसके बाद जियाओ स्टेयर्स पे आ जाता है और नीचे के 2 बंदों को अपने पैर से गिरा देता है। लेकिन तभी एक बंदा पीछे से जियाओ को पकड़ लेता है और फिर उसके बाद एक बंदा जियाओ को किक मार के उसे दूर पटक देता है। ये देख के सुनजुन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। वह सभी से कह रहा होता है कि उसे और भी पीटो। या जियाओ उठ जाता है। बंदे उसे और थोड़ा सा पंच और किक्स मारते हैं पर जियाओ अभी फॉर्म में आ जाता है। वह एक बंदे को पंच करके दूसरे एक बंदे को किक मार के उसे दूर पटक देता है। तभी एक बंदा उसे किक मारता है पर जियाओ को इससे कुछ भी नहीं होता। वो उसके पैर को पकड़ के उसे बहुत ही जोरों से घुमाता है और उसे सुनजुन पे पटक देता है। इसके बाद सुनजुन उठ के देखता है कि भाई या तो जियाओ ने उसके सारे ही चमचों को नॉकआउट कर दिया है। ये देख के अब सुनजुन बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। जियाओ सुनजुन की तरफ आगे बढ़ता है लेकिन क्यूब उसे कहता है कि मास्टर, अभी आप बहुत ही ज्यादा थके हुए हैं, आप बिल्कुल भी फाइट करने की हालत में नहीं है। जियाओ कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन फिर
भी मैं इन कमीनों को सप्रेस करने के इस चांस को गवा नहीं सकता। सुनजिन बहुत ही ज्यादा डर गया होता है। वो जियो से कहता है कि मेरे पास मत आओ। हम देखते कि यहाँ पे लगभग रात सी हो गई होती है। तब यहाँ पर कोई स्टेडियम के लाइट्स को ऑन कर देता है। हम देखते कि यहाँ पर साउथ सिटी गैंग और उसका ये बॉस हुआन आया होता है। हमें पता चलता है कि ये लोग जियो और नॉर्थ सिटी गैंग की फाइट को देख रहे होते हैं। अब जब नॉर्थ सिटी एक बंदी जियो से हार गई होती है तो हुआन सुनजुन को चिढ़ाने लगता है कि तुम्हारी गैंग तो बस एक बंदे से ही हार गई। मुझे लगा था कि नॉर्थ सिटी गैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सुनजुन हुआन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि और किस लिए, हम यहाँ पर तुम पे हंसने के लिए आए हैं। हुआन सुनजुन को और भी ज्यादा बेइज्जत कर रहा होता है। तभी जियो इनको इंटरप्ट करता है। या हम देखते हैं कि साउथ सिटी गैंग वालों ने जियो को भी पीटने का सोच लिया होता है ताकि सुनजुन की गैंग के सामने वो अपनी गैंग की ताकत दिखा पाए। क्यूब जियो से कहता है कि मास्टर अभी आपकी कंडीशन को देखा जाए तो मैं स्ट्रांगली आपको यहाँ से निकलने का सजेस्ट करूंगा। साउथ गैंग जियो पे अटैक कर देती है। वो भागने लगता है। जियो को यहाँ पर एक प्लान सोचता है। वो पहले अंदर सी जगह पर आ जाता है और यहाँ से टेलीपोर्ट होके इलेक्ट्रिसिटी स्विच को ऑफ कर देता है। इसके बाद वो हुआन के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। हुआन अपने बंदों से कह रहा होता है कि जाके स्विच को ढूंढो और लाइट्स को ऑन करो। तभी हुआन को अपने पीछे कोई फील होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। पर जैसे ही वो सामने देखता है तो उसके सामने जो आ जाता है। जो हुआन को पकड़ के उसे फ्लोर पे जोर से पटक देता है। उसके बाद वो साउथ सिटी के हर एक बंदे को बहुत पीटने लगता है। यहाँ पर इस बंदे को स्विच मिल गया था। वो उसे ऑन कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो देखता है कि जियो ने उसके पूरे गैंग और उसके बॉस को पीट के उनकी बुरी हालत कर दी है। ये देख के तो सुनजिन भी हद से ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी यहाँ बाहर एडमिनिस्ट्रेटर्स आ जाते हैं और वो दरवाजे को ओपन करने को कहते हैं। हम देखते हैं कि या वो इनको यहाँ पर लेके आई होती है। जो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तभी पीछे सुनजुन चुपचाप यहाँ से निकलने की सोच रहा होता है। लेकिन जाओ उसके सामने टेलीपोर्ट हो जाता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। हाँ, सुनजुन सर पटक पटक के जॉन से माफी मांग रहा होता है। लेकिन यहाँ जॉन को एक आइडिया आता है। आगे एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर अंदर आ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन ने सब कुछ ऐसा देखा होता है कि नॉर्थ सिटी और साउथ सिटी की गैंग की लड़ाई हुई और वो बेचारा बस गलती से इन्वॉल्व हो गया था। सुनजुन ने एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपनी मिस्टेक एडमिट कर दी होती है और जो बिना किसी दिक्कत से इस मैटर से बाहर आ जाता है। साथ ही सुनजुन ने प्रॉमिस कर दिया होता है कि अब से वो या वो और उसके बीच में कभी भी नहीं आने वाला। आगे जो और जेम्स को कलेक्ट करके अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का सोचता है। इसलिए वो उस एरिया में जाने लगता है जहाँ पर जेम्स मिलते हैं। खुदाई करने के लिए उसने कुछ आइटम्स को भी परचेस कर लिया होता है। आगे वो ट्रेजर हंटिंग करने के लिए अपने घर के सबसे क्लोज ल्यूजुन माउंटेन के पास आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसे बस एक बड़ा सा पत्थर और एक लेक दिखती है। जियो को बेसिक वाले जेम्स से डिटेक्ट तो हुए थे पर उनको खोद के निकालना ये कोई आसान काम नहीं था। जियो इससे बोर हो चुका था। तभी क्यूब उसे बताता है कि मास्टर मुझे अंडरग्राउंड में एक होलो डिटेक्ट हुआ है। उसके अंदर स्ट्रॉन्ग जेम एनर्जी रिएक्शन है। जो वहाँ पर टेलीपोर्ट होने लगता है पर वो वहाँ पर टेलीपोर्ट नहीं हो पाता। वो अपने मन में कहता है कि मुझे वो फील तो हुआ पर मैं वहाँ पर टेलीपोर्ट क्यों नहीं हो पाया। क्यूब बताता है कि अगर एक्सप्लोर की जाने वाली जगह कम्प्लीटली सील हो तो वहाँ पर टेलीपोर्ट नहीं किया जा सकता। टेलीपोर्टेशन को अचीव करने के लिए कम से कम 1 सेंटीमीटर डायमीटर का गैप होना जरूरी है। अब गैप की जरूरत थी तो जो यहाँ पर एक लेक के पास आ जाता है क्योंकि वाटर गैप्स के अंदर जा सकता है। जो यहाँ पर माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करके अंडरग्राउंड के लिए एक छोटा सा गैप ढूंढता है और वो उसे मिल भी जाता है। जो यहाँ पर अंडरग्राउंड में टेलीपोर्ट हो जाता है पर यहाँ की जमीन बहुत ही ज्यादा चिपचिपी होती है। यहाँ पर टेलीपोर्ट होते ही वो तुरंत नीचे गिर जाता है। खैर जो आगे बढ़ता है। क्यों बताता है कि मास्टर मुझे आपके सामने से एक जेम से डिटेक्ट हुआ है। पर जो यहाँ पर देखता है कि उसके सामने तो बस एक डेड एंड है। जो समझ जाता है कि उसके ऊपर की साइड में एक और केव है। जो माइक्रोवेव का यूज करता है और उसे यहाँ पर ऊपर से विंड आती हुई सेंस होती है। इसे वो समझ जाता है कि ऊपर टेलीपोर्ट किया जा सकता है। जाओ यहाँ पर ऊपर टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ पर आते ही वो आगे बढ़ने लगता है पर वो देखता है कि सामने कोई भी रास्ता नहीं है। जो गिरते गिरते बच जाता है पर उसकी टॉर्च नीचे गिर जाती है। क्यूब उसे बताता है कि जेम्स की एनर्जी रिएक्शन बहुत ही पास है। जो को भी सामने जेम्स दिखाई देते हैं। तभी यहाँ पर जो के पीछे एक बड़ा सा स्नेक आ जाता है जिसके बारे में उसे पता तक नहीं चलता। जो यहाँ पर सोचने लगता है कि अगर वो 2 बार टेलीपोर्ट करेगा तो वो जेम्स के पास पहुंच जाएगा और पिकैक्स से उनको तोड़ सकेगा। स्नेक जियो को निगल नहीं वाला था पर वो यहाँ से 2 बार टेलीपोर्ट करके आगे बढ़ता है। अब जियो की टेलीपोर्टेशन कूल डाउन पे थी तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। स्नेक भी उसका पीछा कर ही रहा होता है। आगे थोड़ी देर बाद जियो या जेम्स के पास आ जाता है। जेम्स को हासिल करने के लिए उसे सामने की एक छोटी सी जगह पे जाना था। जियो यहाँ पर समझ जाता है कि अगर वो टेलीपोर्टेशन को ध्यान से यूज नहीं करेगा तो वो टेलीपोर्टेशन कूल डाउन की वजह से नीचे गिर के मर भी सकता है। तभी यह स्नेक फिर से जियो पे अटैक कर देता है पर वो टेलीपोर्ट होके या इस जगह को पकड़ लेता है। इसके बाद फिर से टेलीपोर्ट करके वो जेम्स जहाँ है उसके नीचे वाले लैंड पे आ जाता है। जियो यहाँ पर एक रस्सी को बांध लेता है। क्यों बताता है कि मास्टर
आपके पास टोटल 12 जेम्स की एनर्जी रिएक्शन डिटेक्ट हुई है। ये सुन के तो जियाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर वो सभी को मर्ज कर देगा तो वो तो सुपरमैन जैसा ही बन जाएगा। आगे हम देखते हैं कि जियाओ 11 जेम्स को ले चुका होता है। अब बस आखिरी जेम रह गया था। वो उस जेम्स को लेने की कोशिश करता है पर वो जेम्स नीचे पानी में गिर जाता है। जियाओ माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करके देखने लगता है कि जेम कहाँ पर गिरा है, पर वो तभी देखता है कि उसके पीछे एक बड़ा सा स्नेक है। स्नेक भी यहाँ पर अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो जियाओ पे अटैक कर देता है पर वो नीचे कूद जाता है। स्नेक उस पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जियाओ जैसे तैसे उसे चकमा देता है और स्नेक के अटैक को डॉज कर देता है। स्नेक नीचे वाटर में गिर जाता है, लेकिन यहाँ पर जियाओ की रोप भी टूट जाती है और वो भी पानी के अंदर गिर जाता है। स्नेक उस पे अटैक करने के लिए आ जाता है पर जियाओ स्नेक पर वार कर देता है और उसके बाद वो क्यूब स्पेस में जाने की कोशिश करता है पर वो वहाँ पर जा नहीं पा रहा होता। क्यूब जियाओ को बताता है कि मास्टर, मैं आपके बॉडी के वेट के आधे वेट वाले किसी भी लिविंग एनिमल को स्पेस में नहीं ले जा सकता। जियाओ से कहता है कि तुम्हें किसने कहा है कि मैं इस स्नेक को भी अपने साथ लाऊंगा। जियाओ समझ जाता है कि शायद से वो उलझ गया है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। पहले तो वो स्नेक पे अटैक करके उससे दूर हो जाता है और उसके बाद क्यूब के अंदर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद क्यूब शॉ को बताता है कि 11 जेम्स कलेक्ट हुए हैं और उनको सिंथेसाइज किया जा सकता है। ये सुन के जियोन थोड़ा सा एक्साइट सा हो जाता है। क्यूब आगे बताता है कि जेम्स एलिमेंटरी लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल्स इन लेवल में डिवाइडेड है। हर 3 जेम स्टोन्स को सिंथेसाइज करके हायर लेवल को फॉर्म किया जा सकता है। अगर एडवांस लेवल के जेम्स को एलिमेंटरी लेवल के जेम्स से कंपेयर किया जाए तो वो काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। एडवांस लेवल के जेम्स के एट्रीब्यूट बहुत ही बोनसेस के साथ लग जाते हैं, साथ ही इनसे स्पेशल एट्रीब्यूट की भी पॉसिबिलिटीज होती है। यह सब सुन के जॉन तुरंत ही सिंथेसिस करने के लिए कहता है। क्यूब बताता है कि सिंथेसिस होके एडवांस लेवल के जेम्स होने में 100 आवर्स लग जाएंगे। ये सुन के जियो हैरान हो जाता है। क्यूब उसे बताता है कि मास्टर, अभी आप 9 जेम्स को सिंथेसिस कर लीजिए और 2 जेम्स को अभी यूज कर लीजिए। जियो कहता है कि ठीक है। जियो उसके पास वाले पहले जेम को यूज कर लेता है जिससे उसके स्टैट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद वो बाहर आ जाता है और टेलीपोर्टेशन का यूज करके वो स्नेक्स पे काफी सारे अटैक्स लैंड करता है और आखिर में वो उसको हरा भी देता है। इसके बाद जियो नीचे गिरे हुए आखिरी 12th जेम को भी ले लेता है। ये वाला जेम काफी ज्यादा ग्लो कर रहा होता है। जियो क्यूब से पूछता है कि क्या ये भी एक एलिमेंट्री लेवल का जेम है। क्यूब हाँ कहता है। इसके बाद हमें एक क्लब में सुनजुन और हुयन को एक साथ दिखाया जाता है जो कि जियोन से बदला लेने के बारे में सोच रहे होते हैं। हुआन को इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि अभी यान फैमिली का मिस्टर लुओ वापस आ चुका है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि मिस्टर लुओ ये एक बड़ी हस्ती है जिससे उलझना कुछ अच्छी बात नहीं है। हुआन उनसे ये भीख मांग के हेल्प लेने की सोच रहा होता है। ये सुन के सुनजुन काफी ज्यादा चौंक जाता है। या हुआन के जरिए हमें पता चलता है कि मिस्टर लुओ 2 साल पहले इस शहर को छोड़ के भाग गया था क्योंकि उसने जीगू किन को नाराज किया था और जीगू कुन ने मिस्टर लुओ को बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट कर दिया था। पर अब मिस्टर लुओ जीगू कुन को ढूंढ रहा है ताकि उससे वो अपना बदला ले पाए। जीगू किन का नाम सुन के सुनजुन भी यहाँ पर थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। सुनजुन से हमें पता चलता है कि शायद से जीगू किन और याओ में कुछ तो रिलेशनशिप है। वैसे जीगू कुन ये वही बंदा है जिसे हमने कहानी के स्टार्ट में देखा था जो कि याओ को किसी से बचा रहा था। यहाँ पर हुआन का प्लान ये होता है कि थोड़ी बहुत ट्रिक्स का यूज करके वो मिस्टर लुओ के हाथों जियाओ को मरवा देंगे। अगले दिन याओ और जियाओ डेट पे आए होते हैं। ये लोग काफी ज्यादा फन करते हैं। आगे याओ कहते हैं कि चलो हम एक गेम खेलते हैं, चलो मुझे बताओ कि मेरे किस हाथ में ट्रेजर है। जियाओ अपने मन में कहता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा सिंपल गेम है, माइक्रोवेव रेडिएशन से ये मेरे लिए पीस ऑफ केक है। जियाओ माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करता है और सही हाथ को चुनता है, उसे एक कैंडी मिल जाती है। आगे वो हर बार कैंडी को जीत जाता है। या वो इसे कहते हैं कि तुम हर बार सही गेस कैसे कर रहे हो। खैर आगे जियाओ बहाना बना के इस बात को टाल देता है। आगे जियाओ याओ को बचा हुआ जेमस्टोन प्रेजेंट में देता है जो कि याओ को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अगले दिन जियाओ स्कूल में जाने के लिए याओ का वेट कर रहा होता है पर उसे काफी ज्यादा देर हो गई होती है। जियाओ याओ को कॉल भी लगाता है पर उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी आसपास के स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि शिंगाई अपार्टमेंट में कुछ तो हुआ है। वहाँ से आते समय इन्होंने वहाँ पर पुलिस को देखा था। पहले तो जियाओ का इनकी बातों पे कुछ खास सा ध्यान नहीं जाता, लेकिन तभी उसे याद आता है कि याओ भी शिंगाई अपार्टमेंट में रहती है। वो तुरंत बहुत ही तेजी से उधर की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ पर आने के बाद जियाओ को पता चलता है कि याओ अचानक से यहाँ से गायब हो चुकी है। पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जियाओ सोच में पड़ जाता है कि ये किसने क्या होगा। तभी यहाँ पर भीड़ में उसे सुनजुन दिखता है जो कि यहाँ से जा रहा होता है। आगे शियोन उसके सामने आ जाता है। उसे देखकर सुनजुन काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। शियोन अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपनी पावर की हल्की सी झलक दिखाता है। अंदर के इस बंदे को तो ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई भूकंप ही आ गया हो। आगे जियोन सुनजुन से कहता है कि अभी मैं बहुत ही ज्यादा खराब मूड में हूँ, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें पीटूं तो चलो अपना मुंह खोलो। सुनजुन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि हाँ मैं सब कुछ तुम्हें तुरंत ही बताता हूँ। आगे हमें एक कंस्ट्रक्शन चल रही बिल्डिंग में मिस्टर लाओ और उसके अंकल को दिखाया जाता है। साथ ही यहाँ पर हम हुआन को भी देखते हैं
जिसकी अभी बैंड बजने वाली होती है, क्योंकि लुओ को पता चल गया था कि हुआन उससे झूठ बोल के अपना काम करवा रहा था। खैर लुओ को कैसे भी करके जिगु कुन को यहाँ पर लाना था। वो अभी हुआन को यहाँ पर हिट कर देता है। हम देखते कि लुओ ने याओ को किडनैप किया होता है। वो याओ के पास आ जाता है और उसे पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हारा जिगु कुन के साथ क्या रिलेशन है। याओ कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये जिगु कुन कौन है, मैं उसे नहीं जानती। लुओ जिगु की फोटो और इन्फॉर्मेशन को दिखा के याओ से कहता है कि कोई ऐसा जिसे तुम जानते तक नहीं, वो तुम्हें बचाने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ क्यों जाएगा। झूठ बोलना बंद करो और मुझे सब कुछ सच बताओ। पर याओ लगातार कह रही होती कि मैं उसे नहीं जानती। ये सुन के लुओ को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो याओ को पंच करने लगता है, पर उसके अंकल उसे रोक देते हैं। वो उसे कहते हैं कि यंग मास्टर, भले जिगु के बारे में उसे पता हो या नहीं, पर मुझे पूरा यकीन है कि जिगु कुन इसको जानता है और वो इस लड़की को सीरियसली लेगा। लुओ कहता है कि हमने इसलिए तो इसको बेट की तरह यहाँ पर बांध के रखा है। अंकल कहते हैं कि यंग मास्टर यही तो प्रॉब्लम की बात है, जिगु कुन इस लड़की में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आया क्यों नहीं, और आखिर क्यों वो इस लड़के में इंटरेस्टेड है। शायद से ऐसा भी हो सकता है कि यह लड़की कोई सीक्रेट को छुपा रही हो, जैसे कि जिगु कुन इतना पावरफुल क्यों है या फिर उसे मारने का रास्ता। यंग मास्टर सच कहा जाए तो हम जिगु कुन को या जैसे तैसे लाभ भी देते हैं, पर हम उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। ये सुन के लुओ थोड़ा और गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैंने बहुत सारे मास्टर को हायर करके रखा है, इसके लिए मैंने बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च किए हैं ताकि वो लोग मेरी हेल्प कर पाए। अंकल कहते हैं कि हाँ वो मास्टर्स है, लेकिन जिगु कुन की ट्रू स्ट्रेंथ कोई भी नहीं जानता, तो आउटकम क्या होगा इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। और मुझे ज्यादा चिंता इसकी हो रही है कि अगर ये लड़की इंजर्ड हो जाए या फिर यहाँ पर मारी जाती है तो जिगु कुन के गुस्से का सामना करना ये नामुमकिन होगा। इसलिए यंग मास्टर, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इसकी जिंदगी बख्श दीजिए। जब हम जिगु कुन के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे तब उसे धमका के सरेंडर करने के लिए ये लड़की काम आएगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये लड़की हमारे लिए ट्रम्प कार्ड है। लो अंकल की बात को मान जाता है और यहाँ से निकल जाता है। आगे उसके जाने के बाद अंकल याओ से कहते हैं कि अच्छी तरह से रह के हमारी बात सुनो, यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा, वरना यंग मास्टर के गुस्से से मैं तुमको दूसरी बार नहीं बचा सकता। अंकल याओ के मुंह को बंद करके यहाँ से चले जाते हैं। या सुनजुन ने जियाओ को सब कुछ बता दिया होता है कि उससे बदला लेने के लिए हुआन ने याओ को लुओ से किडनैप करवाया है। जियाओ पूछता है कि मिस्टर लुओ कौन है। सुनजुन पूछता है कि क्या तुमने कभी नीलिंग इन क्रैप स्ट्रीट इंसिडेंट के बारे में सुना है। जियाओ नहीं कहता है। सुनजुन बताता है कि कहा जाता है एक जाने पहचाने यंग मास्टर मिस्टर लुओ के हाथों पीट गया था, तो उसे यंग मास्टर ने अपने पावरफुल बैकग्राउंड वाले अंकल को बुलाया ताकि वो मिस्टर लुओ को सबक सिखा पाए। लेकिन उसके अंकल जब अपने आदमियों के साथ आए और जैसे ही उन्होंने वहाँ पे मिस्टर लुओ को देखा, तुरंत झुक के लुओ से माफी मांगना ये उनका पहला रिएक्शन था। उन्होंने अपने भतीजे को थप्पड़ भी मारा ताकि मिस्टर लुओ से माफी मिल पाए। आगे मिस्टर लुओ अपने गाड़ी के साथ वहाँ से निकल गए, लेकिन फिर भी वो दोनों जमीन पे सर लगाए रखे। सर उठाने की उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। उस स्ट्रीट को क्रैप स्ट्रीट कहा जाता है, इसलिए इस इंसिडेंट को नीलिंग इन क्रैप स्ट्रीट नाम से बुलाया जाने लगा। मिस्टर लुओ और उसके पीछे के उसके पावरफुल फैमिली का ये इन्फ्लुएंस है। जियाओ पूछता है कि अब ये जिगु कुन कौन है और वो लुओ याओ को कैसे जिगु के खिलाफ चारे की तरह यूज कर सकता है। सुनजुन बताता है कि क्या तुम्हें याद है कि याओ जब सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी तब उसका एक एक्सीडेंट हुआ था। जियाओ कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तब उसे किसी ने बचाया था। सुनजुन बताता है कि वो बंदा जिगु किन था। कहा जाता है कि काफी सारी फोर्स उसे ढूंढना चाहती थी पर कोई भी कामयाब नहीं हुआ। जिगु किन ने कभी भी एक हल्का सा ट्रेस भी अपने पीछे नहीं छोड़ा। जिगु किन ने यान लुओ के राइट हैंड के 2 फिंगर्स को तोड़ दिया था। शुरू में यान लुओ को अवेंज करने के लिए यान फैमिली ने जिगु के खिलाफ टॉप वांटेड ऑर्डर जारी किया, लेकिन यहाँ तक यान फैमिली भी जिगु किन को नहीं ढूंढ पाई और यान फैमिली ने आगे यान लुओ को छोड़ दिया। तब से यान लुओ जिगु किन को बहुत ही ज्यादा हेट करता है। उसने कसम खा के रखी है कि वो जिगु किन से अपना बदला लेके रहेगा, इसलिए वो जिगु किन के रिलेटेड छोटी से छोटी लीड को भी ढूंढ रहा है। जियाओ अभी सब कुछ समझ गया होता है कि मैटर क्या है। वो कहता है कि अच्छा तो याओ को पकड़ने का ये रीजन है कि उस हुआन ने याओ के सेकंड ईयर वाले इंसिडेंट का यूज किया और यान लुओ को झूठ बोल के उसे ट्रिक किया और यकीन दिलाया कि याओ और जिगु किन का कुछ तो लेना देना है। सुनजुन कहता है कि अरे वाह तुम तो आसानी से समझ गए, लेकिन मैंने जब इस प्लान को सुना मुझे ये ठीक नहीं लगा और मैंने इसे क्विट करने का डिसाइड किया। वैसे भी यान लुओ कोई ऐसा नहीं है जिससे हमारे स्टेटस के लोग हैंडल कर पाए। पक्का हुआन ने नतीजों को झेला होगा। जियाओ कहता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ। सुनजुन कहता है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो। जियाओ कहता है कि और कहाँ, यकीनन याओ को बचाने के लिए। यह सुन के सुनजुन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो जियाओ को समझाने लगता है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे, याओ कोई ऐसा नहीं है जिसे हम डील कर पाए। जियाओ कहता है कि मेरे साथ बहस मत करो, पहले पुलिस को कॉल लगाओ। तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके जरिए मैं जाके चेक करूंगा। तुमने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। सुनजुन कहता है कि यार तुम भी बहुत ही ज्यादा डरावने हो। तभी जियाओ ने जिस दीवार पे वार कर दिया था वो दीवार टूट जाती है। आगे हम देखते कि जियाओ ने याओ को जो जेम दिया था उसके जरिए वो यहाँ पर आ भी जाता है। जियाओ क्यूब से पूछता है कि यकीनन यही जगह है ना। क्यूब बताता है कि हाँ मास्टर, ऑर्डिनरी जेम
इतनी दूर से डिटेक्ट नहीं होते, पर आपने याओ को जो जेम दिया था वो क्यूब के स्पेस में एक बार इंटर हो चुका था, तो सिस्टम ने उस जेम को मार्क कर दिया था। यहाँ पर हम लुओ और उसके अंकल को देखते हैं। जुगो के खिलाफ रिवेंज लेने के लिए लुओ ने बहुत सारे टॉप लेवल के मार्शल आर्टिस्ट को हायर किया होता है, लेकिन फिर भी अंकल को कुछ यकीन नहीं होता कि जुगो को हराने के लिए इतना काफी होगा। खैर यहाँ पर हम एक और बंदे को देखते हैं जिसके पास अपना एक शान नाम का कंपेनियन भी होता है। ये दोनों भी यहाँ पर जुगो के खिलाफ अपना रिवेंज लेने के लिए ही आए होते हैं। यह चियाओ आगे बढ़ता है। क्यूब उसे बताता है कि मास्टर 7 पावरफुल वेव्स डिटेक्ट हुई है। ये सुन के जियाओ थोड़ा सा पैनिक सा हो जाता है। जियाओ क्यूब से कहता है कि क्या 3 दिन पहले वाले जेम्स एडवांस लेवल में सिंथेसिस हो गए। क्यूब बताता है कि प्रोग्रेस 99.8% हो चुका है, आधे घंटे में सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी। तभी लोगों ने हायर किए हुए मार्शल आर्टिस्ट में से एक यहाँ पर जियाओ को देख लेता है। उसके बारे में वो लोगों को बता देता है। आगे जियाओ यहाँ पर अंदर आ जाता है। वैंग जियाओ आगे के फ्लोर पे जाने लगता है। तभी जियाओ के सामने एक गेट आ जाता है जो कि लॉक था। वो उसे पंच मार के तोड़ने वाला होता है कि तभी यहाँ पर ये बंदा आ जाता है और वो जियाओ से कहता है कि वो दरवाजा सुपर पावर बैरियर से रीइंफोर्स्ड है, अगर जियाओ उसे हाथ लगाएगा तो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। क्यूब जियाओ को बताता है कि इस बंदे की कॉम्बैक्ट पावर 52 है और उसकी खुद की कॉम्बैक्ट पावर 50 है। वैंग इस बंदे से कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी में हूँ, प्लीज मुझे इस गेट की चाबी दे दो। लेकिन बंदा वैंग जियाओ से कहता है कि जो भी ऊपर जाना चाहता है उसे खत्म करने का ऑर्डर हमें मिला है, चलो उधर जाके हम फाइट करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि याओ के पास लुओ आ जाता है और वो सीसीटीवी कैमरे से याओ को दिखाता है कि यहाँ पर जियाओ आया है। जियाओ का यहाँ पर देखने के बाद याओ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। यहाँ पर इनकी फाइट स्टार्ट होने ही वाली होती है। बंदा जियाओ को पंच करता है पर वो हवा में उड़ के उसको डॉज कर देता है और बंदे को एक किक मारता है, लेकिन यकीनन इससे इस बंदे को कुछ भी डैमेज नहीं पड़ता। अभी जियाओ का टेलीपोर्टेशन भी कूल डाउन पे ही होता है, इसलिए वो समझ जाता है कि उसे सावधानी से फाइट करनी होगी। आगे इन दोनों के बीच में और भी कॉम्बैक्ट होती है, लेकिन बंदे को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा होता। बंदा वैंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे नीचे पटक देता है। आगे बंदा जियाओ को और थोड़े हिट्स करता है। जियाओ को इसको हराने का आइडिया आ जाता है। थोड़े बहुत कॉम्बैट होने के बाद जियाओ किक मार के बंदे को पीछे पटक देता है और चिढ़ा के उसे लड़ने को कह रहा होता है। बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में जियाओ पे बहुत ही सारे अटैक्स करने लगता है, पर वो उसके सारे अटैक्स को डॉज कर देता है। और आगे जैसे जियाओ को मौका मिलता है वो क्यूब के अंदर से एक हैमर को निकालता है और इसके सर पे मार देता है। बंदे की पॉकेट से की बाहर निकल जाती है। बंदा जियाओ से कहता है कि तुम्हारे पास वो हैमर कहाँ से आ गया। इतना कहने के बाद ये बंदा बेहोश हो जाता है। चाबी का यूज करके जियाओ दरवाजे को ओपन करके अगले फ्लोर में जाने लगता है। तभी क्यूब उसे बताता है कि सामने से एक अटैक हो रहा है। सामने से एक कुनाई आता है। जियाओ उसको डॉज कर देता है, लेकिन तभी उसे कोई बंदा किक मार देता है। जियाओ यहाँ सीढ़ियों पे लटक जाता है। बंदा कहता है तुमने पाब्लो को कैसे हरा दिया, तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। अबे बेवकूफ कह के, तुम्हारी वजह से अभी मैं मर सकता था। तुम जो कहे भी हो, मैं ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आ जाना। इतना कह के ये बंदा यहाँ से निकल जाता है। जियाओ सीढ़ियों पे आ जाता है। क्यूब बताता है कि मास्टर उसकी कॉम्बैक्ट पावर 75 है। ये सुन के जियाओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या उस हड्डी पसली की कॉम्बैक्ट पावर 75 है? कोई ना, लेकिन मैं फिर भी उसको हरा दूंगा। जियाओ आगे बढ़ता है। रूम के अंदर आने के बाद वो देखता है कि ये रूम बहुत ही ज्यादा डार्क है। जियाओ को कुछ भी दिख नहीं रहा होता। यहाँ की सारी लाइट्स भी बंद होती है और खुले एरिया से जो लाइट आ रही थी उनको भी ब्लॉक कर दिया होता है। जियाओ बंदे से कह रहा होता है कि तुम कहाँ पर छुप गए, हाँ सामने आ जाओ। हम देखते हैं कि ये बंदा यहीं पर बैठा होता है। थोड़ी देर बाद वो जियाओ के पीछे आ जाता है और उस पे अटैक कर देता है। हालांकि जियाओ उसके अटैक को डॉज कर देता है। इसके बाद ये बंदा कंफर्म कर लेता है कि जियाओ उसको देख नहीं पा रहा। बंदा जियाओ पे लगातार वॉर करने लगता है, लेकिन जियाओ उसके सभी अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। बंदा कुनाई को जियाओ पे फेंक के मारता है, पर वो उसको भी डॉज कर देता है। लेकिन तभी ये बंदा अपनी पावर का यूज करके कुनाई को वापस बुलाता है और जियाओ पे फिर से अटैक करता है, लेकिन जियाओ इस अटैक को भी डॉज कर देता है। और इसके बाद जियाओ इस बंदे को एक बैक फ्लिप मार के किक जोड़ देता है। उसके बाद फिर से एक किक मार के उसको दूर पटक देता है। बंदा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। उसे लग रहा होता है कि शायद कोइंसिडेंस की वजह से जियाओ ने उसको हिट कर दिया है। जियाओ उसे कहता है अबे यार जल्दी कर, मैं बोर हो रहा हूँ। लेकिन जियाओ देखता है कि बंदा उसके सामने से गायब हो चुका है। ये यहाँ पर ऊपर आ जाता है। यहाँ पर हमें इस बंदे के पास्ट के बारे में पता चलता है। ये डैगर ली खानदान का वंशज है। जब ये यंग था तब से इसके मास्टर ने इसे कम्प्लीटली डार्क रूम में ट्रेन करने के लिए छोड़ दिया था। रूम में कोई भी लाइट नहीं होती थी और रूम हद से ज्यादा खतरों से भरी हुई थी। काफी सालों से नर्क जैसे ट्रेनिंग करने के बाद इस बंदे ने अपने हिडन टैलेंट को डिस्कवर किया। ये बंदा साउंड से किसी को भी लोकेट कर सकता है। बंदा बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो जैसे जियाओ को बहुत ही ज्यादा डार्कनेस में लाएगा तो उसे खत्म कर देगा। लेकिन इसे कहा पता है कि जियाओ के पास माइक्रोवेव रेडिएशन है, जिसकी वजह से डार्कनेस कितने भी हो लेकिन जियाओ सब कुछ देख सकता है। जियाओ बहुत ही ज्यादा डार्क एरिया में आ जाता है। बंदा जियाओ पे अटैक कर देता है, लेकिन जियाओ रख के देता है इसके कान के नीचे। अब ये बंदा बहुत ही ज्यादा तेजी से जियाओ के आसपास घूमने लगता
लगता है। उसे लग रहा होता है कि शायद जियाओ लकी था जिसकी वजह से वो उसको हिट कर पाया। ये फिर से पीछे से जियाओ पे अटैक करने के लिए आ जाता है। जियाओ ने ऑलरेडी माइक्रोवेव से उसको देख लिया था। वो एक डंडे को निकालता है और इस बंदे के अंडे को फोड़ देता है। इससे इस बंदे की पूरी तरीके से वाट लग जाती है। इसके बाद हमें एक बंदे और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अब तक जियाओ की फाइट देख रहे होते हैं। बंदा कहता है चार्ली भी हार गया। इतनी जल्दी? लग रहा है कि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदों को लगातार हरा देना, यकीनन उसके पास कुछ स्किल तो है, लेकिन जब वो बीवुल्फ से लड़ेगा 10 सेकंड, बस 10 सेकंड में ही बीवुल्फ उसको हरा देगा। तो फिर हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो 10 सेकंड से ज्यादा टिक गया और यहाँ तक बीवुल्फ को भी हरा दिया, इसका मतलब ये होगा कि वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जियाओ बीवुल्फ के पास आ जाता है। बीवुल्फ यहाँ पर जियाओ का ही वेट कर रहा होता है। वो जियाओ से कहता है यहाँ तक आना यकीनन ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। लेकिन तभी जियाओ सीधा ही इस पे अटैक कर देता है। लेकिन बीवुल्फ डंडे को पकड़ लेता है और उसके बाद जियाओ को एक हिट मार के काफी जोर से जमीन पर पटक देता है। क्या बात है, मेरे हिट खाने के बाद भी तुम होश में हो। तभी क्यूब बताता है कि मास्टर मर्जन होने के लिए बस 1 ही मिनट रह गया है। कोई बात नहीं, 1 मिनट तक के लिए मैं इसको झेल लूंगा। बीवुल्फ जियाओ को अपने चौक होल्ड में पकड़ लेता है। वो बताता है कि उसके चौक होल्ड से आज तक कोई भी एस्केप नहीं हो पाया। जियाओ कुनाई को समन करके उस पे अटैक कर देता है, लेकिन बीवुल्फ उसके हाथ को पकड़ लेता है। जियाओ कुनाई को दूसरे हाथ में लाके बंदे पे स्लैश मार देता है और उसके चौक होल्ड से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो उस पे एक पंच मारता है, लेकिन इससे बीवुल्फ को कुछ भी नहीं होता। उल्टा जियाओ का हाथ ही सूज जाता है। बीवुल्फ जियाओ पे अटैक कर देता है। वो उसके अटैक को डॉज कर देता है, लेकिन वो देखते है कि उसके अटैक से नीचे वाला हिस्सा टूट चुका है। जियाओ समझ जाता है कि बीवुल्फ हद से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। बीवुल्फ जियाओ पे अटैक करने लगता है। जियाओ बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे उसके अटैक को डॉज और ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। जियाओ फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बस फेल ही हो रहा था। बीवुल्फ जियाओ के हाथ को मरोड़ देता है और उसके बाद उससे एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा पंच मार देता है। तभी क्यूब का मैसेज आता है कि मास्टर एडवांसमेंट लेवल जेम्स का मर्जर कंप्लीट हो चुका है और अब बूस्ट स्टार्ट हो रहा है। जियाओ के सारे स्टैट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो बीवुल्फ से कहता है मेरा वार्म अप करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लगता है तुम्हारे अंदर अभी भी काफी जोश बाकी है। तो अब तक ये सब बस वार्म अप था। हाँ, बढ़िया है, असली ह्यूमन को टफ ही होना चाहिए। चलो अब बातें बहुत ही हो गई, तुमने मुझे काफी ज्यादा पीट लिया, अब मेरी बारी है। वैसे मैं तुम्हें तुरंत ही निपटा देने वाला हूँ। बीवुल्फ बड़े जोश के साथ जियाओ पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन जियाओ बहुत ही ज्यादा तेजी से उसके पास आ जाता है। ये देख के बीवुल्फ भी बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। उसके बाद जियाओ उसे लगातार बहुत ही ज्यादा पंच मारने लगता है। तभी अचानक से जियाओ के मुंह से खून निकलने लगता है और उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। क्यूब बताता है कि मास्टर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिस्टम आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में हेल्प कर रहा है, ये बस नॉर्मल रिएक्शन है। अभी क्यूब कही कि तुम्हें मुझे इसके बारे में पहले बताना था ना। मेरे डाउन होते ही तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए। हाँ, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया बच्चे। अच्छा, तो ऐसी बात है क्या? तो आ जाओ। बीवुल्फ जियाओ पे अटैक कर देता है, लेकिन जियाओ के एनर्जी से ही उसको झटका लग जाता है। इसके बाद जियाओ उसको एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे वो दूर जाके घुटनों पे आ जाता है। बीवुल्फ अपने मन में कहता है आखिर कैसे मेरे जैसा एक सी रैंक का वॉरियर इस जैसे बच्चे से कैसे हार सकता है। जियाओ आके इसके मुंह पे एक पंच जड़ देता है, जिससे ये दीवार पे चिपक जाता है। जियाओ अपनी पावर को अनलिश करके इसको और एक तगड़ा पंच मार देता है, जिससे बीवुल्फ का खेल यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। याओ ये सब देख रही होती है, वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि जियाओ बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी हम यहाँ पर लियो को भी देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। वो कहता है वो कमीने कही के वो सभी के सभी लूजर्स हैं, वो सभी एक नॉर्मल लड़के से हार रहे हैं। यंग मास्टर नेक्स्ट अससियन पक्का उसको हरा देगा। मुझे फालतू का दिलासा मत दीजिए, सीधा सीधा बताइए, वरना मुझे तो लग रहा है कि वह सभी के सभी बेकार हैं। जब मैं उनको हायर कर रहा था तो वह सभी के सभी मुझसे कह रहे थे कि हम तो प्रोफेशनल हैं। यंग मास्टर वो जो लड़की है वो एक रेस्ट्रिक्शन ब्रेसलेट के साथ आती है, जैसे ही वो ब्रेसलेट को उतार देगी हमें तुरंत यहाँ से भागना होगा। यहाँ जियाओ आगे के फ्लोर पर जा रहा होता है, उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं होती। वो क्यूब से पूछता है कि अगले फ्लोर पे जो ग्रुप है उसकी कॉम्पैक्ट पावर क्या है। क्यूब बताता है कि उनकी पावर काउंट नहीं हो पा रही। ये सुनने के बाद भी जियाओ आगे बढ़ता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए याओ को ढूंढ के यहाँ से बचाना जियाओ ने ये ठान लिया होता है। जियाओ अगले दरवाजे के सामने आ जाता है। क्यूब बताता है कि आगे 2 टारगेट्स हैं। जियाओ यहाँ पर अंदर आ जाता है। ये लड़की कहती है ऑसम, फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, यकीनन तुमने बहुत ही ज्यादा समय लगा दिया। तब ये लड़की एक डिवाइस को निकाल के जियाओ के वेवलेंथ को देखने लगती है, पर वो शॉक हो जाती है क्योंकि जियाओ की वेवलेंथ 0 होती है। ये क्या, ये डिवाइस वेवलेंथ को 0 दिखा रहा है? क्या ये कोई सुपरमैन नहीं है? ना ही कोई कल्टीवेटर है। इंटरनल पावर लगभग 0 है। सिस्टमेटिक फाइट की भी कोई स्किल नहीं है। ये अब तक प्योरली फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ फाइट किया
किया है। ये सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है वाह, इसका मतलब एक बॉडी रिफाइनर, ये टोटली मेरे पावर को बूस्ट कर देना। हाँ, मुझे माफ कर देना, मैं एक्साइटमेंट में मैनर्स को भूल गई। मेरा नाम कोई जियालिन है, तो मुझे डार्लिन कह सकती हो। मेरा नाम वैंग जियाओ है। तभी जियालिन वैंग के हाथ को जोर से पकड़ के मसलने लगती है और उसके बाद वो उसके मुंह पे एक पंच जड़ देती है। क्या तुम पागल हो क्या? तो फिर ये लो। जियाओ भी जियालिन को एक पंच कर देता है, पर इससे जियालिन को बेटर फील होने लगता है। वो अपने मन में कहती है वाह, इसकी एनर्जी तो पूरे तरीके से प्योर और क्लीन है। इंटरनल इंजरीज को कोई भी खतरा नहीं हुआ, फिजिकल कोलिजन में भी कोई डलनेस नहीं आई, प्योरिटी मेरे बॉडी में जा रही है। आज तक मैं ऐसे बॉडी रिफाइनर से कभी नहीं मिली। ठरकी कहीं की, पक्का ये लड़की ठरकी है। मुझे छोड़ो। आगे जियालिन वैंग को बहुत ही ज्यादा पंच मारती है। हाँ बस बहुत हो गया, तुम ये सब अब बंद भी करोगी? कितना प्यारा, जो भी करना है पूरे दिल से करना। हाँ, क्या तुम इतना ही कर सकती हो? ये लो। सीरियसली, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम उसके लिए कोई भी मैच नहीं हो। अपने आखिरी शब्दों को कहो और अपने अंत से मिलो। जियालिन वैंग को किक मारती है, जिससे वो दूर जाके एक पोल से टकरा जाता है। उसके बाद वो होश संभालता है और जियालिन को एक पंच मारता है, जिससे उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन फिर भी वो हंस रही होती है। वो कहती है वाह, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, लेकिन तुम अभी भी बहुत ही जेंटल हो। जियालिन लगातार जियाओ को पंचेस कर रही होती है। वो अपने हाथ से पंचेस को ब्लॉक कर रहा होता है। तभी जियाओ जियालिन को पंच करता है, लेकिन उस पे कोई भी असर नहीं होता। वो पागलों की तरह हंसी जा रही होती है। आगे जियाओ जियालिन पे लगातार अटैक्स करता है। वो कहती है हाँ मारो, मुझे और मारो। जियाओ उसे काफी सारी पंचेस मारता है। वो कहती है क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो? जियालिन काफी तेजी से वैंग पे एक किक मारती है, जिससे वो फिर से दूर जाके पटक जाता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ सेकंड्स के लिए जियालिन के अंदर से एक बीस्ट का ऑरा बाहर आ जाता है। तभी जियालिन का ये साथी, इसका नाम स्टोन है, वो उसे पकड़ लेता है। जियालिन शांत हो जाओ, अपनी पावर्स को एक्टिवेट मत करो। लेकिन जियालिन स्टोन से अपने हाथ को छुड़ा लेती है और स्टोन को फाइट में ना आए ऐसा कहती है। वैंग की तरफ आगे बढ़ते हुए जियालिन कहती है ये बंदा ग्रेट टॉनिक है, मुझे स्ट्रॉन्गर होना ही होगा, फिर मैं और स्टोन कहीं दूर जाके फ्री हो जाएंगे। जियालिन मैडनेस के साथ अपने पंजों से जियो पे अटैक कर देती है, जो के हाथ से खून निकलने लगता है। तब वैंग अपने सामने देखता है कि जियालिन अचानक से उसके सामने से गायब हो चुकी है। तभी उसे सेंस हो जाता है कि वो उस पे पीछे से अटैक करने के लिए आ रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जियालिन वैंग के हाथ को पकड़ के उसके खून को चाटने लगती है। वैंग तुरंत ही उसको अपने आप से दूर कर देता है। उसके बाद वो एक रोड को निकालता है। जियालिन अटैक कर देती है। वैंग देखता है कि ये तो पूरे तरीके से पागल हो चुकी है। जियालिन वैंग को फिर से एक बार पीछे पटक देती है। वैंग की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो अपने मन में कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तेज है, मानो ऐसा लग रहा है कि इसको किसी ने पोसेस कर लिया है। वह यहाँ पर मर नहीं सकता। इस मैडनेस के गेम में मुझे आगे होना होगा। जियालिन बहुत ही तेजी से अटैक कर देती है। वैंग उसे डॉज कर देता है, पर उसके गले पे हल्का सा स्लैश लग जाता है। जियालिन अटैक करने के लिए आ जाती है। वैंग उस पर अटैक कर देता है, पर वो सामने से गायब हो जाती है और ऊपर से अपनी पावर का यूज करके अटैक कर देती है। खैर वैंग इस अटैक को जैसे तैसे डॉज कर ही देता है। इसके बाद वो फिर से जियालिन पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर कुछ हो नहीं पा रहा होता। जियालिन बहुत ही ज्यादा तेजी से आंखें वैंग के पीठ पे बैठ जाती हैं और फिर उसको बाइट कर देती है, जिससे वैंग की बैंड बच जाती है। वो उसको पंच करने की कोशिश करता है, पर उतने में जियालिन उससे दूर हो जाती है। वैंग का और खून पीने के बाद जियालिन को बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होने लगता है और वो अपने पावर को एक्टिवेट करने लगती है। ये देखने के बाद स्टोन उसे तुरंत ही रुकने को कहता है, पर अब जियालिन सुनने की हालत में नहीं होती। तभी स्टोन अपने पॉकेट में से एक नीडल को निकालता है और उसे जियालिन पे शूट करता है। इससे जियालिन शांत हो जाती है और नीचे गिर जाती है। ये देख के वैंग काफी ज्यादा चौंक जाता है। अबे यार, ये लड़की तो एक नंबर की मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। स्टोन जियालिन के पास आ रहा होता है। वो अपने मन में कहता है बस थोड़ा सा ब्लड चाटने से ही जियालिन का लेवल अप हो गया। इस बंदे की एनर्जी इतनी प्योर कैसे हो सकती है? आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? स्टोन ने नीडल को निकाल के फिर से स्टैब कर देता है। इससे जियालिन पूरी तरीके से बेहोश हो जाती है। या वैंग अपने मन में कहता है अरे यार, ये मॉन्स्टर तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है, अगर ये बंदा भी ज्वाइन हो जाएगा तो मेरे लिए भारी दिक्कत हो सकती है। अब ये मेरे लिए काफी अच्छा मौका है। वैंग साइड में पड़े हुए ईंट को लेने के लिए जा रहा होता है। स्टोन उसे देख लेता है और वो जियो पे अपने विंड मैजिक से अटैक कर देता है। वैंग अपने हाथों से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, पर वो हैरान था कि बस स्टोन के पाम से वो इतना ज्यादा दूर हो गया। स्टोन अपने मन में कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि जियालिन यहाँ पर लेवल अप हो जाएगी। अभी चीजें बदल चुकी है, इसे जल्दी निपटाना पड़ेगा। स्टोन वैंग के खिलाफ लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। मिस्टर अब काफी स्ट्रॉन्ग है, मेरे हाथों से पीटने की अब आपकी बारी है। चुप हो जाओ। स्टोन विंड मैजिक से अटैक कर देता है। क्यूब तुरंत वैंग को डॉज करने को कहता है और वैंग अटैक को डॉज कर देता है। हम देखते कि ये अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। या स्टोन को भी समझ आ जाता है कि वैंग से फाइट करना इतना भी आसान नहीं है। तभी वो पीछे देखता है कि जियालिन को अचानक से काफी ज्यादा पेन हो रहा है। वो तुरंत उसको हील करने लगता है और जियालिन थोड़ी ठीक हो जाती है। स्टोन वैंग से कहता है
सुनो, तुम उस ऊपर वाली लड़की को रेस्क्यू करने के लिए आए हो, है ना? हाँ, तो फिर जाओ, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आप हार मान रहे हो, राइट? आपका बॉस इसके लिए आपको खत्म नहीं करेगा क्या? हाँ, तुम अगर आप सच में गिव अप कर रहे हो तो मैं अपने गार्ड को डाउन करता हूँ, तो आप चुपके से अटैक तो नहीं करोगे, ठीक है? मैं मिलियन अलायंस से हूँ बच्चे, और मिलियंस कभी भी गिव अप नहीं करते। अच्छा, तो आपने गिव अप नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि हमारी फाइट बाकी है, राइट? अब स्टोन यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल में आ जाता है। जेलन की हालत कुछ ठीक नहीं होती और अपने बैकग्राउंड की वजह से वो फाइट से कभी भी गिव अप नहीं कर सकता। तो सोल्यूशन के लिए वो एक मिलियन कॉइन को निकालता है और उसमें ब्लड ओट बनाता है कि वो वैंग को चोट नहीं पहुंचाएगा। वैंग भाई ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस याद रखने के लिए। लो, इसे पकड़ो और यहाँ से जाओ। ये फेक तो नहीं है ना? हाँ, अगर भरोसा नहीं है तो वो मुझे वापस दे दो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप जैसे व्यक्ति पे मुझे ट्रस्ट है। खैर, मैं आशा करता हूँ कि अब आप अपने रास्ते जाएंगे। स्टोन अपने मन में कहता है, अभी क्रिटिकल मोमेंट्स है, मुझे कूल रहना होगा। ठीक है मिस्टर स्टोन। ये सुन के वैंग खुश हुआ। हा हा हा। इतना कहने के बाद वैंग यहाँ से निकल जाता है। आजकल के बच्चे हद से ज्यादा स्केरी हैं। आगे हमें स्टोन के ग्रुप के एक लड़की मिशा को दिखाया जाता है। स्टोन मिशा से कहता है, मिशा तुम वहाँ पर हो? वो हमारा ट्रेनिंग मिशन सस्पेंड हो चुका है। हाँ, इतनी जल्दी हमें वापस जाना है? जियालिन के साथ एक एक्सीडेंट हो गया है, हमारे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है। तभी हम देखते हैं कि मिशा के पास यहाँ पर कोई आ जाता है। वो स्टोन से कहती है, जियालिन को उसको क्या हुआ? अभी वो बेहोश है, बाकी के बातें मैं तुम्हें पर्सनली मिल के बताऊंगा। तभी स्टोन को आवाज आता है कि मिशा के साथ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मिशा, मिशा तुम ठीक तो हो ना? हेलो मिशा, तुम वहाँ पर हो ना? कौन हो तुम? हम देखते हैं कि जिगु क्वीन यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद हमें लुओ की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये बंदा, इसका नाम मिस्टर छू मुशान, कहीं पे जा रहा होता है। मिस्टर छू मुशान, तुम कहाँ पर जा रहे हो? यंग मास्टर, क्या आपको अभी भी पता नहीं चला? आपके सारे असासियन वाइप हो चुके हैं। क्या अंकल, क्या सच है? यंग मास्टर, प्लान में चेंजेस हो चुके हैं, आपको तुरंत यहाँ से निकलना होगा। आखिर क्यों? पक्का जिगु किन ही इसके पीछे होगा। जिगु किन को भूल जा, मुझे तो उससे भी और अच्छा टारगेट मिल चुका है। हम देखते हैं कि मुशान की नजर अब वैंग पे आ गई होती है। ये सभी देखते हैं कि जियाओ अभी अगले फ्लोर पर आ रहा है। ये देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, आखिर ये कैसे हुआ? यंग मास्टर, मिलियन अलायंस ने घुसपैठिए के साथ समझौता कर लिया है। क्या? पर क्यों? यंग मास्टर, अनफॉर्चुनेटली आपका प्लान बर्बाद हो चुका है। ये सुन के लियो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नहीं, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। मिस्टर छू मुशान, मेरे प्लान को फिनिश करने के लिए तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मैं तुम्हें डबल नहीं ट्रिपल पे करूंगा। तभी मुशान की डॉल लू पे अटैक कर देती है और उसे कहती है, दफा हो जा कमीने। लू के अंकल उसको बचा लेते हैं।